आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर कहा कि मोदी सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लेकर बता दिया है कि इन्हें मुल्क के अवाम की फिक्र है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और हिंदुस्तानी फौज की कारकर्दगी की जमकर तारीफ की। इस बीच संघ चीफ ने हुजूमी तशद्दुद पर भी बयान दिया। भागवत ने कहा कि मॉब लिंचिंग या हुजूमी तशद्दुद एक गैर मुल्की तस्वुर है और यह इंडिया में कभी नहीं हुआ। कुछ लोग लिंचिंग के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत के इस बयान पर सियासी गलियारों से मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। कांग्रेस, एमआईएम और सीपीएम ने भागवत के बयान पर निशाना साधा है, लेकिन इस बयानबाजी से हटकर सवाल यह उठता है कि मुल्क को बदनाम करने वाले हुजूमी तशद्दुद पर आखिर रोक कैसे लगेगी। और बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर आरएसएस या मोहन भागवत को लिंचिंग के मामले पर सफाई क्यों देनी पड़ी, यह बयान आखिर क्यों देना पड़ा। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझेंगे, इसी पर तफसील से बात करेंगे। कुछ बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं के अहम त्योहार विजयदशमी के मौके पर अपनी तकरीर में संघ चीफ मोहन भागवत ने अहम बयान दिया। भागवत ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि मॉब लिंचिंग या हुजूमी तशद्दुद एक गैर मुल्की तस्वुर है और ये इंडिया में कभी नहीं हुआ। कुछ लोग लिंचिंग के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जो स्वार्थी शक्तियां है वो इसको बड़ा उजागर करती है और दूसरे ढंग से उजागर करती है। समाज के और किसी एक समुदाय ने यानी पूरे समुदाय ने नहीं, कहीं कोने में रहने वाले 10-5 व्यक्तियों में और ये हिंसा की प्रवृत्ति भड़क गई, कानून वगैरह की परवाह न करते हुए उन्होंने कुछ किया, उसको उस पूरे समुदाय पर थोप देंगे। समाज की एकता के पक्षधर लोग हैं, उनको उसमें घसीटेंगे, संघ का नाम लेंगे। भाई कि ऐसी घटनाओं में और कहीं पर कोई संघ का कुछ संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस और एमआईएम ने भीड़ के जरिए पीट कर कत्ल और माशी बहरान पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के तबसरे के लिए इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। जिस दिन मोहन भागवत जी एकजुटता का संदेश देकर उसका पालन करने लगेंगे, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। मॉब लिंचिंग भी खत्म हो जाएगी, नफरत भी खत्म हो जाएगी, प्रेम और सद्भाव और महात्मा गांधी का रास्ता अपना लेगी। उस दिन हमारी सारी शिकायत ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जो है ये भारत का हिस्सा नहीं है। मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों का कत्लेआम हुआ, सिख औरतों की इज्तिमाई अस्मत रेजी की गई, सिखों को उनके गलों में जलते हुए टायर उनके गलों में डाले गए, वो क्या था? वो मॉब लिंचिंग नहीं था मोहन भागवत साहब। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि शरपसंद अनासिर को कानून का कोई डर नहीं है। हर रोज मुल्क के किसी न किसी कोने से हुजूमी तशद्दुद की खबर आ जाती है। सवाल ये उठता है कि हुजूमी तशद्दुद की इस लानत से समाज को पाक कैसे किया जाए। क्या संघ चीफ के बयान से हुजूमी तशद्दुद पर रोक लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आज बहुत अहम इशू है और इशू यही है कि आखिर मॉब लिंचिंग जैसे जो इश्यूज हैं और मुल्क में किसी न किसी हिस्से से मॉब लिंचिंग के वाकयात आए रोज आ जाते हैं, लेकिन अब इस पर जो बयान संघ चीफ का आया है, उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। यह तस्वुर ही दरअसल हिंदुस्तान का नहीं है और कभी कभार इस तरह के वाकये हो जाते हैं और किसी एक खास मजहब, किसी जात से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मोहन भागवत जी को या फिर आरएसएस को लिंचिंग के नाम पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? आखिर यह बयान देने की जरूरत क्या पड़ी? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस लानत पर बहुत काम किया है तहसीन पूनावाला ने, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। शहनाज अफजल जी
नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, आप लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राय जी एक्स आईपीएस अफसर हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा आरिफ मोइनुद्दीन शेख साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा है। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम। मैं सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अश्विनी उपाध्याय जी, जो बयान दशहरे के मौके पर मोहन भागवत जी ने दिया है मॉब लिंचिंग के ऊपर, उन्होंने जो बात कही वो ठीक है, जो बातें मॉब लिंचिंग को लेकर उन्होंने कही, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मॉब लिंचिंग पर मोहन भागवत जी को सफाई क्यों देनी पड़ी, यह बयान आखिर क्यों देना पड़ा? देखिए, इसको मुझे लगता है कि इस पूरे भाषण को शायद आपने भी पूरा दिखाया भी था, आपके चैनल पे मैंने देखा था, पूरा दिखाया भी गया था और आपने भी पूरा सुना होगा। इस पूरे आप पूरे उसको कंटेक्स्ट में देखिए, वो कह क्या रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है। यहां जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो इंसान क्या, वो इनफैक्ट वो जानवर के लिए भी प्रेम रखते हैं, वो पेड़ पौधों के लिए भी, पेड़ पौधों को भी प्रेम करते हैं, वो पशुओं से भी प्रेम करते हैं। ये हमारे कॉन्सेप्ट रहा है। तो जहां वसुधैव कुटुंबकम हो, जहां ये बात हो कि सब लोग भाईचारे से रहें, और माननीय भागवत जी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी बातचीत में कुछ भाषा अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो इसको अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई सफाई नहीं दिया है। उन्होंने उस भारत, जो हमारा भारत था, जो भारत की परंपरा थी, जिस हम विचार से निकले हैं, हमारे पुरखे जिस विचार से निकले हैं, उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये लिंचिंग इंचिंग वर्ड तो मुझे लगता है 3-4 साल पहले, जैसे 2 वर्ड बड़े फेमस हुए पिछले 5 साल में, वो मोदी जी के आने के बाद ही बने हैं, उसके पहले कभी भारत में सुना नहीं पड़ा। एक था इंटॉलरेंस, जी, दूसरा लिंचिंग। तो ये 2 वर्ड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो अपने आप को दार्शनिक कहते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो जिनकी पूरी पढ़ाई ही बचपन से अंग्रेजी में उन्होंने पढ़ना शुरू किया और अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में सोते हैं, अंग्रेजी में जागते हैं, मुझे लगता है अंग्रेजी बाथरूम में नहाते हैं और सारा काम उनकी बेड भी अंग्रेजी शायद होती है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने 2 नए शब्द गढ़े थे। और ये बिल्कुल फैक्ट है, हमारे भारत में कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसको अश्विनी जी कहीं पे ट्रेन में 2 लोग जा रहे हैं, आपस में जानकार आप डिबेटर भी हैं और लीडर भी हैं और बहुत अच्छे आप स्पोक्स पर्सन भी हैं। मैं अश्विनी जी ये कह रहा हूं कि मॉब लिंचिंग के वाकई आपको सुनने में नहीं आते हैं। भीड़ तंत्र से कितने लोग मारे गए हैं? तकरीबन 200 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इसे क्या कहेंगे अश्विनी जी? मैं आपको बता रहा हूं ना, 200 से नहीं, मैं आपको बता, हाँ, सुनिए। दिक्कत क्या हो रही है कि फरीदाबाद में दिल्ली से लोकल ट्रेन में बैठते हैं 4 लोग, वहां सीट को लेकर झगड़ा होता है, एक दूसरे के ऊपर चाकू मारते हैं, एक तरफ के 4 घायल होते हैं, एक तरफ के 2 घायल होते हैं, उसमें से कोई एक मर जाता है। झगड़ा शुरू हुआ सीट को लेके, आपने कह दिया तो लिंचिंग हो गई। वहीं झारखंड में एक वृद्धा थी, उसको डाइन कह के मार दिया गया, कुछ आदिवासियों ने मार दिया, उसको आपने लिंचिंग नहीं कहा। जब एक जगह आपकी, तो कहने का मतलब कि ये जो लिंचिंग शब्द है, इसको आप अपराध को अपराध ही रहने दें, एक नई फिलॉसफी ढूंढने की जरूरत नहीं है। भारत अपराध मुक्त कैसे बने उस पर चर्चा करने की जरूरत है, बजाय कि एक नई चीज और ढूंढ लिया जाए। भारत कैसे सशक्त बने, भारत में कैसे भाईचारा बढ़े, भारत में कैसे अपराध कम हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो कम हो, पुरुषों के खिलाफ भी अपराध कम हो, सबके खिलाफ अपराध हो। मुझे लगता है अपराध की कैटेगरी में डालना ये पिछले 5 साल का जुमला है। और 5 साल के पहले हमारे जब ये नए नए शब्द आए, अभी आपकी नजर में ये अपराध नहीं है, जुर्म नहीं है, नया वर्ड क्या आ गया? अश्विनी उपाध्याय जी, ये जुर्म नहीं है क्या? अबू हुरैरा साहब, सरेआम मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है अश्विनी उपाध्याय जी। इसे क्या कहेंगे क्या? इसे नाम क्या दिया जाएगा अश्विनी उपाध्याय जी? भाई साहब, मैं आपको अरे मर्डर है। हमारे पास 1860 से इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, उसमें बाकायदा प्रोविजन है
कि अगर एक आदमी मारेगा तो उसके लिए अलग है और भीड़ मारेगी तो उसके लिए अलग है। बाकायदा प्रोविजन है। ऐसा नहीं कि 2014 के पहले भीड़ नहीं मारती थी, 2014 के पहले भीड़ ने मारना शुरू कर दिया, पहले भी होते थे। मुझे लगता है अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें पहले भी होते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2014 के अपराध कम हुआ है। इस तरह के वाकये पहले भी होते थे अश्विनी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं तहसीन पूनावाला आपके पास आना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला, जो बयान संघ चीफ ने दिया है उसे आखिर किस तरह लिया जाए? उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग तो होती नहीं और मॉब लिंचिंग का हिंदुस्तान से कोई लेना ही देना नहीं है। ये तो संघ को, ये तो हिंदुओं को और ये तो भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के वर्ड जो हैं गढ़े गए हैं। मैं अश्विनी भाई को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, धैर्य से सुन रहा था और उनकी बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये देखो, ये अंग्रेजी शब्द है, जो लोग अंग्रेजी बाथरूम में नहाते हैं इस तरह के शब्दों का इजाजत का इन्वेंशन करते। और फिर उसी की डिबेट में अब उन्होंने अपनी डिबेट खत्म की, उन्होंने अपना पक्ष रखा ये कहते हुए ये तो इंडियन पीनल कोड में मर्डर है। ये मर्डर शब्द भी तो अंग्रेजी है। इंडियन पीनल कोड ने भी हमें अंग्रेजों ने दिया है। तो आप किस तरह की बातें करते, किस तरह का तर्क रखते? दूसरी बात, लिंचिंग और मॉब वायलेंस, ये शब्द ना मैंने इन्वेंट किया, ना आपने, अबू भाई ने, ना किसी और ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में मेरे जजमेंट में इस शब्दों का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे वे भी अंग्रेज थे, अंग्रेजी बाथरूम में नहाते थे? मतलब समझ में नहीं आ रहा हम किस तरह की डिबेट करें। हम तर्कों पर अगर डिबेट करें वो बेटर होगा। तो ये जजमेंट में लिखा हो गया है। तीसरा, आप इसे मॉब लिंचिंग ना कहिए, आप इसे दीनदयाल उपाध्याय भीड़ हिंसा कह दिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल है, भीड़ इकट्ठा होते किसी को मार रही है, वो एक रियलिटी है मोदी जी के भारत में। चौथी बात, उन्होंने उदाहरण दिया फरीदाबाद का, झारखंड का। हम यही तो कह रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में हुकूमत आपकी है। आप कानून क्यों नहीं लाते इन सूबों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में आदेश दिया है? आप मासू का कानून ले आइए। छठी बात, उन्होंने एक महिला की बात की, एक ट्राइबल महिला की, जिसको भीड़ ने इकट्ठा होते मारा। उसका एग्जाम्पल मैंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 8 एग्जाम्पल्स दिए थे। उसको भी लिंचिंग कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। किसी महिला को प्रॉपर्टी के लिए मारते, किसी को गाय के ऊपर मारते, किसी को सीट के ऊपर लड़कर मारते। भीड़ इकट्ठा होना और लोगों को मारना, इसे भीड़ हिंसा कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भीड़ हिंसा कह दो या मॉब लिंचिंग कह दो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसके लिए कानून आना चाहिए। आप उस पर बात करो। ये डिबेट को आप कहां ले जा रहे हो? आप उसी आईपीसी के बारे में बात करें जो अंग्रेजों ने दिया है। उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, मैं 30 सेकंड दूंगा बस। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपको जवाब दे देता हूं। जी जी, देखिए, अब मैं इनको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि जानते हैं आप, ये बहुत काबिल दोस्त हैं, गांधी परिवार के रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी हैं, गांधी परिवार के वाड्रा साहब के बहनोई हैं। अब देखिए, आप इधर की बात क्यों कर रहे हैं अश्विनी जी? हम बहुत छोटे, अश्विनी जी, मैं चाह रहा हूं मुद्दे पर आइए। जो बात तहसीन पूनावाला ने कही कि भाई मुद्दे पर आइए। नहीं, मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूं ना भाई। वो कह रहे हैं इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिए। मैं थोड़ी कहूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा जो सिखों का नरसंहार हुआ उसको आप इंदिरा गांधी नरसंहार योजना कह दीजिए या राजीव गांधी नरसंहार योजना कह दीजिए। मैं तो नहीं कहता। मैं तो अभी जो किसानों का कब्जा हो रहा है, जो हरियाणा में वाड्रा ने जमीनें लूटी, मैं तो नहीं कहता उसको वाड्रा किसान योजना कह दीजिए। मैं नहीं बोलता ये सब बातें। तो ये सब मुझे लगता है इन सब में नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं, जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कानून बनाना संसद का काम है। इस संसद को नहीं लगता है कि कानून की जरूरत है। और मैं भी कहता हूं ऐसी ये फालतू बकवास वाली बातें हैं। ऑलरेडी हमारे पास इंडियन पिनल कोड में जहां एक आदमी मारेगा, एक आदमी एक को मारेगा, उसके अलग प्रोविजन है। जहां 5 लोग मिलकर मारेंगे एक आदमी को, उसका अलग प्रोविजन है। जहां 25 लोग मिलकर मारेंगे उसका अलग प्रोविजन है। अलग से कानून की क्या जरूरत है? मतलब ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग को आप लाके कानून ला दो जिससे जस्टिफाई हो जाए। यहां मॉब लिंचिंग नाम कोई चीज ही नहीं होती है। भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे लगता होगा तो मुझे लगता है पार्लियामेंट सोचेगी न तो अब हमारे जो बंधु बैठे हैं यहां पे, न उनको न वो बनाएंगे न मैं बनाऊंगा, पार्लियामेंट को बनाना है। अब मैं आता हूं तीसरी बात पे। देखिए, भारत हर तरीके से अपराध कम नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं महिला के खिलाफ भी अपराध कम होना चाहिए, पुरुष के खिलाफ भी अपराध कम होना चाहिए। इस अपराध को आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं भाई? आपने एक ही चीज सीखा है
आप जिस तरीके से हिंदू- सिकुड़ते चले जा रहे हैं, कांग्रेस मुस्लिम जैसे कहाँ हो वैसे रहा है? सिकुड़ती चली जा रही अश्विनी है, उपाध्याय जी, वैसे हिंदू वैसे मुस्लिम कहाँ हो रहा है? हमारे तहसीन जैसे मॉब वो एक नई लिंचिंग, चीज ले मॉब आते हैं लिंचिंग, और मॉब नई चीज ले लिंचिंग। आके उसको हिंदू नहीं, मॉब लिंचिंग को तो हिंदू और मुस्लिम के आईने से देखना ही नहीं है। अबू हुरैरा जी, जी मैं अश्विनी आपको जी, क्या कह रहा हूं, आप लोगों ने, मैं आपके चैनल की बात नहीं कह रहा, मैं आपके चैनल की बात नहीं कह रहा हूं ना आपको कह रहा हूं, लेकिन मीडिया के कुछ स्वयंभू पत्रकारों ने जो अपने आप को बड़ा निष्पक्ष तटस्थ कहते हैं, ये नए नए वर्ड इनटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग वही ले आए हैं भारत में, उन्होंने गढ़ा है, उन्होंने गढ़ा, उसकी पीआईएल किया, पीआईएल में बस 20 बार वर्ड यूज किया मॉब लिंचिंग, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर में आ गया होगा, डिक्टेट हो गया होगा। मुझे लग रहा है अश्विनी जी बात आपकी हो गई। मैं शहनाज अफजल आपके पास आना चाह रहा हूं। शहनाज अफजल जी, क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, एक तरह से यहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का दिफा करते एक तरह से नजर आ रहे हैं? हालांकि मोहन भागवत जी को कहना चाहिए था कि इस तरह के वाकयों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मोहन भागवत जी का बयान है वो टोटली राष्ट्रवादी बयान है। आपने राष्ट्रवाद के लिए जो बयान दिया है वो राष्ट्र के लिए दिया है, और आपने ये कहा तो है, मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि ऐसे जो भी घटनाएं हैं उनके लिए कानून लाइए, आप कानून लाना चाहिए, लेकिन उनके बयानों का मतलब ये नहीं कि वो सफाई दे रहे हैं, क्योंकि आप उन पर उंगलियां उठाते हैं कि ये संघ का ये, इसलिए उन्होंने ये बात कही। अदरवाइज उनका जो बयान है, देखिए आप मोहन भागवत जी पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि हमारा जो हिंदुत्व है वो मुसलमानों के बिना अधूरा है। आपने किसी एक मजहब के लिए बयान नहीं दिया, किसी एक कम्युनिटी के लिए बयान नहीं दिया, आपने जो बयान दिया वो टोटल राष्ट्रवाद का दिया है। आपने जितना भी वो किया है कि राष्ट्र के लिए किया है, आपने कोई वो नहीं दिया है, किसी भी एक कम्युनिटी के लिए नहीं दिया। इस बयान में सीधे सीधे मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ये तो बदनाम करने की साजिश है। लिंचिंग जो है ये तो हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है, ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल, ये भारत को बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है। अबू हुरैरा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूरे ईमानदारी से बताइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिन से आप एंकरिंग कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से बताइए, 2014 के पहले आपने इनटॉलरेंस और मॉब लिंचिंग वर्ड सुना था क्या? आपने नहीं सुना होगा। अपराध तो बड़े बड़े हो गए, भागलपुर का दंगा हुआ, किशनगंज का दंगा हुआ, मेरठ का दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कहां दंगे नहीं हुए? नहीं, अश्विनी जी, तो इजाद तो वक्त की जरूरत होती है ना। हर महीने 2014 उससे पहले भी इस तरह के वाकये हुए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये वाकये 2014 और 15 के बाद बहुत तेजी से बढ़े हैं। मैं केवल इतना बता, बढ़े हैं तेजी से, इसे तो मानना पड़ेगा भैया। ना गलत है, बिल्कुल गलत है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मैं यह कह रहा हूं, आप एक राज्य को सैंपल के तरीके ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में देखिए, अश्विनी जी इनटॉलरेंस या मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, मैंने तो सर्जिकल स्ट्राइक का वर्ड भी नहीं सुना था इससे पहले। सर्जिकल स्ट्राइक का वर्ड भी मैंने नहीं सुना था अश्विनी जी, ये तो इसी सरकार की देन है, और इस पर सरकार की तारीफ करनी चाहिए। 2014 से दंगे नहीं हुए, ये इसलिए ये पैदा किए गए हैं। तहसीन पूनावाला, मैं 30 सेकंड दूंगा, कुछ और मेहमान मेरे साथ बैठे हुए हैं। तहसीन पूनावाला, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? एक सेकंड। अश्विनी जी कह रहे थे आपको एनसीआरबी का डेटा देखना चाहिए। उनको बता दो कि एनसीआरबी के डेटे में लिंचिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि एनसीआरबी लिंचिंग को अब तक समझा ही नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरबी को भी ये हिदायत दी कि लिंचिंग डाले। पहली बात। दूसरी बात, अमित शाह जी जो हमारे वजीर दाखिला, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा हमें लिंचिंग इंक्लूड करना है एनसीआरबी में। क्या अमित शाह जी भी अंग्रेजी बाथरूम में नहाते हैं? ये सवाल उनसे पूछ ले। पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने यह बात कही थी। तो लिंचिंग जो शब्द है, ये अमित शाह जी ने खुद इसके बारे में पार्लियामेंट में बात किया था एनसीआरबी के डेटा के ऊपर। और ये जो डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानकर एनसीआरबी को कहा था इसको डेटा को इंक्लूड कीजिए। अब कोई डेटा आज की तारीख में कोई डेटा नहीं एनसीआरबी के पास। आपने कौन सा डेटा उत्तर प्रदेश का पढ़ा? कहां से पढ़ा? बताएं आप आवाम को, बताइए मुल्क के आवाम को कहां से आया डेटा आपके पास, जबकि डेटा है ही नहीं। अश्विनी जी,
अरे भैया एनसीआरबी यूपी में पिछले आप दंगों का डेटा अलग से बाकायदा कलेक्ट होता है। एनसीआरबी का आप डाटा उठा के देख लीजिए। सर दंगों का नहीं, लिंचिंग की मैं बात कर रहा हूं। योगी जीआई अपराध कम हुआ कि नहीं हुआ? आप हरियाणा में उठा के देख, नहीं मैं आप एक मिनट में बता रहा हूं, जब सुनिए जरा आप, मैं आपको पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं। आप हरियाणा का डाटा उठा के देख लीजिए जहां मनोहर जी हैं। आप यूपी का डाटा उठा के देख लीजिए जहां योगी जी हैं। आप महाराष्ट्र का डाटा उठा के देख लीजिए जहां देवेंद्र फडणवीस जी हैं। जहां जहां हमारी सरकारें आई हैं वहां का आप डेटा उठा के एक एक राज्यों तो झारखंड का डेटा आप ले लीजिए। झारखंड में 100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग के वाकये हुए, अपराध कम हुए, मैं बता रहा हूं आपको। अश्विनी उपाध्याय जी झारखंड की बात कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की तो वहां पर नहीं हो रहे हैं, यहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इस तरह के वाकये हो रहे हैं। लेकिन अगर डेटा की आप बात करेंगे तो झारखंड एक तरह से मॉब लिंचिंग 100 से ज्यादा वाकये हो चुके हैं झारखंड की अगर हम बात करें। मैं एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। खान साहब ठीक है अश्विनी जी मैं बता रहा हूं, पहले बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं अश्विनी जी आ रहा हूं। मैं एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। खान साहब, जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया है बहुत अच्छा बयान है, देर से बयान आया है लेकिन यह बयान बहुत अच्छा है। लेकिन क्या एमएच खान साहब आपको नहीं लगता है कि इस पूरे बयान में मोहन भागवत जी ने सरकार की जिम्मेदारियों को आईना कहीं नहीं दिखाया है? जी अबू साहब, मैं अभी अश्विनी जी को सुन रहा था और पूनावाला जी को सुन रहा था। मैं इन दोनों लोगों की बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, दंगा अलग होता है। इन्होंने दंगे का सब नाम ले लिया, भागलपुर का नाम लिया, गुजरात का नाम क्यों नहीं लिया? गुजरात में कितना बड़ा दंगा हुआ था, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मॉब लिंचिंग वर्ड का इस्तेमाल, अश्विनी जी के इस बात को मैं समर्थन करता हूं कि जब से मोदी जी आए तब से मॉब लिंचिंग हो रही है और हो रही है, लोग कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। सुबोध सिंह थे इंस्पेक्टर, उन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और मॉब लिंचिंग हुई, वहां पर हिंदुओं ने हिंदू को मार दिया और जब वो जेल से छूट के आए तो उनको माला पहनाया गया। अरे कहां से कहां बात करते हैं आप, एक तरफा बात मत करिए। हिंदुस्तान के अलावा कौन से देश में बम लिंचिंग होती है, जरा बताइए आप मुझे। यहां तो एक औरत को बच्चे के चोरी में इल्जाम में लगा के मार दिया जाता है। कहां से कहां बात को ले जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग होती है, एक विशेष समुदाय के द्वारा एक विशेष समुदाय को मारा जाता है, चाहे इस समुदाय के लोग हो चाहे उस समुदाय के लोग हो। मॉब लिंचिंग 100% उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, बिहार में भी हो रही है, झारखंड में भी हो रही है। कहां नहीं हो रही मॉब लिंचिंग? आप ट्रेन में कह रहे हैं चाकू मार दिया था, ये कितने बचकाने वाली बात करी आपने कि ट्रेन में झगड़ा हो जाता। अरे तो आप लगे हाथ यही बता दीजिए ना, कौन किसको मार रहा है? माँ बाप बेटा बेटी में झगड़ा हो जाता है, कौन सा समुदाय किसको मार रहा है वही बता दीजिए। कहां मार रहा है? आप मॉब लिंचिंग देखिए ना, आप अब बता दीजिए। मैं तो आप अभी हिंदू मुसलमान करने लगे हो गया। आप करते हो वही काम, आपका काम ही यही है, दूसरा काम नहीं आपका है। अरे आपको पता तो बताइए ना। उठाओगे तो हिंदू मुसलमान की बात उठाओगे। आपको पता तो बता दीजिए। सुबह मैं कह रहा हूं सुबोध सिंह को किसने मारा? मैं पूछ रहा हूं अश्विनी जी, सुबोध सिंह को किसने मारा? बताइए आप, सुबोध सिंह को किसने मारा? और किन लोगों की बेल? कौन बजरंग दल का आदमी था कि नहीं था? सुबोध सिंह को किसने मारा था बताइए मुझे आप। तबरेज अंसारी किसने मारा? तबरेज अंसारी को कह दिया गया कि उसको हार्ट अटैक हो गया। अबे कमाल है साहब। अरे जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर जाहिर सी बात है, इस पे हम और आपको सबको सामने आना होगा। और मजहब के आईने से और चश्मे से अगर हम इसे देखेंगे तो ये जो लानत है समाज से खत्म नहीं होगी। मैं आरिफ मोइनुद्दीन शेख साहब आपके पास आना चाहूंगा। आरिफ मोइनुद्दीन साहब, इस पर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान आया, जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया और इस पूरे मामले को उन्होंने एक आइडियोलॉजी और नजरिए से जोड़ दिया। असदुद्दीन अवैसी साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि जिस नजरिए ने गांधी और तबरेज का कत्ल किया, इससे ज्यादा भारत की बदनामी कभी नहीं हुई। जी देखिए, असद साहब ने जो वाकया बयान किया है वो बहुत सही किया हुआ है। आप देखिए कितना शेर बन के बात कर रहे हैं। क्या एक गरीब आदमी को 10-10, 20-20 लोग मार देते हैं और ये कहते हैं कि भाई उनको मॉब लिंचिंग का नाम नहीं देना चाहिए, तो फिर क्या नाम देना चाहिए? इनसे ही पूछ लो आप एक नया नाम। हर चीज का नाम इनसे ही शुरू होता है, हर चीज का नाम इनसे ही खत्म होता है।
ये ज्यादा करके जो कुछ करते हैं इनके वजह से ही होता है। आज गरीब देश में मारा जा रहा है, ये दलित को मारते, कोई हिंदू को मारते हैं और उसको ये बोल देते हैं भाई दलित ने ये किया था। आज मुसलमानों को मारा जाता है। ये सब कुछ इलेक्शन के टाइम ही होता है। ये कभी जो है इनके सामने जो है कभी तरक्की की बात नहीं आती। ये लोग कभी जो है देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। कुछ ना कुछ नया लाकर ये देश को गुमराह करने की सोचते हैं। इनसे ये पूछिए कि भाई मुसलमानों को भीड़ बनाकर मारने को मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज मोहन भागवत जी का जो कहना है सिर्फ मुसलमानों से मत जोड़िए शेख साहब, इसे स्टेटमेंट है। आरिफ साहब, इसे सिर्फ मुसलमानों से मत जोड़िए। ये बात अलग है कि इसमें मुसलमान ज्यादा उन पर अटैक हुए, लेकिन ये किसी इसमें देखिए अभी जिस तरह खान साहब जिक्र कर रहे थे सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को जिस तरह मारा गया, जिस तरह से दिल्ली में साहिल पर अटैक किया गया, तो किसी एक धर्म से मत जोड़िए। अगर 100 में से एक कोई और मारा जाता है, 100 में से कोई एक और मारा जाता है और आप उसको बोलेंगे कि इससे नहीं जोड़िए। आप अगर मुसलमान जो है, जब बॉम्ब ब्लास्ट की बात आती है तो ये लोग सबके सब क्यों मुसलमान से जोड़ देते हैं? नहीं देखिए, लेकिन बात सिर्फ मुसलमानों की होती है। आरिफ साहब अगर कोई गुनाह कर रहा है तो गुनहगार का कोई मजहब नहीं होता है, किसी दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। आरिफ साहब, अबू हुरैरा जी, तो ये लोग ही जोड़ रहे हैं, ये लोग ही हमें सिखा रहे हैं कि इसको मजहब से जोड़िए। उन्नाव में क्या हुआ था? हम लोग नहीं, अबू हुरैरा जी ये बताइए, आप लोग बताओ। अजमेर अबू हुरैरा जी, उन्नाव में क्या हुआ था? जहां पर ब्लास्ट उन्नाव में किसने मारा का नाम आता है, तो वैसी जहां मॉब लिंचिंग होगी तो हम लोग इनका नाम क्यों नहीं ले सकते? नहीं देखिए, मजहब से मत जोड़िए। मैं इसके बिल्कुल मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा कि आप किसी जुर्म को मजहब से कैसे जोड़ सकते हैं। आरिफ साहब, कैसा नहीं, आप जो गुनाह दूसरा कर रहा वही आप भी करना चाह रहे हैं। दूसरे को मारकर आप ये नहीं मजहब का आईना उतार दिए, चश्मा उतार दिए, उसके बाद बात कीजिए। मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरे डिबेट में या हमारे चैनल पे कोई हिंदू मुसलमान हो। जुर्म है, उसे किसी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता है। 20 सेकंड दे दीजिए, ठीक है, 20 सेकंड दे दीजिए। बढ़ावा देने वाला स्टेटमेंट। बिल्कुल। आरिफ साहब बात हो गई। आरिफ साहब मैं आ रहा हूँ। एमएच खान साहब, मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ। किसी को झूठ बनाकर मारा जा रहा है तो उसको मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या? ठीक है राजेश, ठीक है, बात हो गई। आरिफ साहब बात हो गई। आरिफ साहब बात हो गई। 10 सेकंड लेना चाहता हूं। आप इस डिबेट में हिंदू मुसलमान, मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूं। जुर्म का कोई मजहब नहीं होता है और जो गुनहगार होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है। जी एमएच खान साहब। अरे साहब, तो ये चीज आप इनको क्यों नहीं समझाते? आपका इनको समझाइए ये बात। देखिए उन्नाव में क्या हुआ, यही कह रहे हैं कि सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन ये उन्नाव में दलितों को किसने मारा? दलित, अरे सुनिए तो यार, सुनिए जी। उन्नाव में दलितों को किसने मारा? मॉब लिंचिंग किसने किया? उन्नाव में बताइए आप। दलित समाज के आदमी को मारा जा रहा। अब कौन लोग थे? हिंदू थे, मुसलमान थे, कौन थे? सब लोग बताएंगे। आप मुजफ्फरनगर में एक दलित समाज का आदमी घोड़े पे चढ़ जाता है शादी में जाने के लिए, कौन लोग मार रहे थे? ये मॉब लिंचिंग नहीं है। ये दलित समाज के लोग कौन से लोग हैं? ये मुसलमान है क्या? ये देखिए, ये कहना गलत है हिंदू मुसलमान करना। ये तो दलित को जो मारा जा रहा है, कभी हिंदू को मारा जा रहा है, कभी मुसलमान को मारा जा रहा है, कभी औरत को मारा जा रहा है। औरतों की शिकार सभी हो रहे हैं। खान साहब, इसके शिकार सभी हो रहे हैं। ठीक है, मैं अश्विनी जी, मुझे क्योंकि कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, अभी राजेश राय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और ब्रेक के बाद आपसे ही मैं रिएक्शन लूंगा। मैं राजेश राय जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाकई बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया, बहुत अच्छा उनका बयान है, लेकिन थोड़ी सी एक मायूसी हुई। उन्हें कहना चाहिए था कि इस तरह के वाकये रोके जाएं, इस पर सख्ती की जाए, क्योंकि राजेश राय जी आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए रहे। आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ जो होता है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है? देखिए, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि एक बात जो ये बात कही जा रही है कि नए नए जो टर्म्स हैं वो क्वाइन किए जा रहे हैं, और जब एक बार वो टर्म्स क्वाइन करने के बाद चिपक जाते हैं तो अच्छी तरीके से चिपके रहते हैं। बिल्कुल, जैसे वो इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे, लिंचिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने लिंच के बारे में जानना चाहा कि लिंच है क्या। लिंच जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि लोगों की भीड़ द्वारा, ये लिंच है। और जो लिंचिंग शब्द है उसका मतलब ये है कि लोगों की भीड़ द्वारा किसी तथाकथित अपराधी को, आम आदमी को नहीं,
आम आदमी के साथ अगर मर्डर होता है तो उसका मर्डर होता है, मुकदमा कायम होगा, मुकदमा लिंचिंग में भी कायम होगा। लेकिन लिंचिंग जो शब्द है, लोगों की भीड़ द्वारा किसी तथाकथित अपराधी को प्रायः फांसी पर लटकाकर, ये फांसी पर लटकाने वाली जो परंपरा थी वो ISIS और क्या कहते हैं तालिबानी परंपरा है। फांसी पे लटकाकर मारने वाली वो लिंचिंग हुआ करती है किसी तथाकथित अपराधी। ये मैं गूगल से पढ़ रहा हूं इसको मीनिंग। किसी तथाकथित अपराधी को प्रायः फांसी पर लटकाकर गैर कानूनी तरीके से मार दिया जाना, ये लिंचिंग है। 20 लोग इकट्ठा हुए और आपस में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में 20 का 10 का झगड़ा हुआ या 20 का 5 का झगड़ा हुआ, 20 का 1 का झगड़ा हुआ और उसमें 20 लोगों ने पीट के 1 को मार दिया। ये वो कूचा तो उनको मारा उनको, बट दिस इज नॉट लिंचिंग। लेकिन अगर किसी जगह पे डकैती पड़ रही है, लिंचिंग वो है लुटेरे लूट करके किसी को गोली मार करके वहां से लेकर के पैसा लेकर के भाग रहे हैं, आगे पब्लिक ने घेर लिया उनको और घेर करके उनको मार डाला, फांसी उनको नहीं दी, उनको मार डाला, वो तो लिंचिंग है लीगली। तो ये लिंचिंग वर्ड क्वाइन तो किया गया और इस क्वाइन करने के बाद जो है इसको बढ़ावा देकर के निश्चित रूप से इसका लाभ लेने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि 14 के बाद से ही लिंचिंग हो गई। ये घटनाएं पहले भी होती रही है। हम लोगों ने अपनी नौकरी में देखा है, डकैती करके लोग बदमाश भाग के जा रहे हैं, गांव वालों ने घेर लिया, लाठी से पीट के मार डाला। बड़ी अच्छी बात राजेश राय जी आपने कही। छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस लानत को समाज से पाक कैसे किया जाए, इस लानत को कैसे रोका जाए। क्या वाकई में पीएम मोदी जी ने बहुत अच्छा इस पर बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत इस पर आई और मोहन भागवत जी भी इस पर कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन इस तरह की जो लानत है वो रुकती क्यों नहीं है? आखिर इस नफरत को कैसे समाज से तोड़ा जाएगा? तो प्राइम डिबेट में आज बहुत अहम इश्यू पर हम बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जी का बयान आया है मॉब लिंचिंग को लेकर। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान का ये वर्ड नहीं है, बल्कि ये गैर मुल्की वर्ड है और यहां पर हिंदुओं को और मुल्क को बदनाम करने के लिए इस तरह के वर्ड जो हैं गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने अपने इस बयान में यह भी कहा कि अगर इस तरह के वाकये नहीं रुकते हैं तो उसके लिए सरकार को सख्त कानून भी बनाना चाहिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अश्विनी जी, आप कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग या इस तरह के जो गुनाह होते हैं उसके लिए पहले से ही तमाम स्टेट में कवानीन है, कानून है, लेकिन मेरा सवाल यह हो रहा कि मोहन भागवत जी ने खुद अपने इस बयान में जो उन्होंने बयान दिया उसी में कहा है कि अगर मॉब लिंचिंग या इस तरह के वाकयात नहीं रुकते हैं तो सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, बल्कि यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़े तो कानून भी लाना चाहिए। अश्विनी जी, देखिए अबूरा राय साहब, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जरा 2 मिनट सुन लेंगे। नहीं बिल्कुल। यहाँ पे राजेश राय जी बैठे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, कानून के जानकार हैं। ये हमारे पास इंडियन पिनल कोड है जो 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। दुर्भाग्यवश आज भी चल रही है। अभी 2 महीने पहले जैसे ही गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने संभाला है, उसके तुरंत बाद उन्होंने आदेश दिया गृह मंत्रालय को, शायद आपने सुना भी होगा, ओपनली उन्होंने बोला है ये इंडियन पिनल कोड बिल्कुल बहुत पुराना हो चुका है, इसको बदलिए, आईपीसी को रिव्यू करिए बदलिए, सीआरपीसी को रिव्यू करिए बदलिए और एविडेंस एक्ट को रिव्यू करिए बदलिए। ये 3 चीज बहुत जरूरी थी। दुर्भाग्यवश 1860 की इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट और 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चलता रहा। 50-60 साल सबने सरकारें आती रही जाती रही, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आप तो जानते हैं मैं बहुत सारी पीआईएल करता हूं और इनफैक्ट पुलिस रिफॉर्म पे मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल भी रही है। मेरी और प्रकाश सिंह जी 2 लोगों की, हम लोगों की पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, बजाय कि मॉब लिंचिंग नए नए वर्ड ढूंढने के। मुझे लगता है एजुकेशन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। एजुकेशन रिफॉर्म की इसलिए जरूरत है कि बच्चा स्कूल में इन चीजों को पढ़े कि कबीर, रहीम, राम सब एक हैं। इसको कबीर को इनफैक्ट प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि कबीर को गुरुकुल में भी पढ़ाया जाए, कबीर को मदरसे में भी पढ़ाया जाए और कबीर को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया जाए। ये टाइम आ चुका है। इसी तरीके आपका अब ये बात फॉर्म की जरूरत है। ये जो अंग्रेजों के कानून थे जो 1860 वो तो कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम बाहर से आएंगे उन्हें रखेंगे और वो हमारी सरकार कर रही है। जो मुसलमान होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो ये बात हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की और यही बात देखिए दिग्विजय सिंह ने भी कही है। यही बात दिग्विजय सिंह ने भी कही है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए।
आप सुनिए जरा क्यों मैं आपको बता रहा हूं क्यों उन्होंने कहा है जी। मुझे लगता है अगर आप उसको सुनना, अच्छा वो आपने सवाल कर लिया। अमित शाह जी ने क्या कहा कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, एक तो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं जो जानबूझ के भारत में आते हैं, यहां घुसपैठ करते हैं, एक है जो बांग्लादेश से बेचारे निकाल दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं पूरी दुनिया में कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जहां जहां, जैसे उदाहरण के लिए जब देश आजाद हुआ था पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज की डेट में 3% बचे। उनकी बेटियां उठा लेते हैं, उनको जबरदस्ती उनको कन्वर्ट करा देते हैं। ये बहुत बेसिक डॉक्ट्रिन है। मुझे लगता है इस्लाम जहां जहां बढ़ता है वो कन्वर्ट कराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो पाकिस्तान से बेचारे भाग के आ रहे हैं, अगर उनको भारत में शरण नहीं देंगे तो कहां देंगे? उनको बांग्लादेश तो लेगा नहीं, अमेरिका उनको लेगा नहीं। इसी तरीके जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में बहुत तेजी के साथ उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, बंदूक की नोक पर उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है। आप बांग्लादेश से जो लोग भाग के आ रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे थे अश्विनी उपाध्याय जी, उनको बात यूनिटी पर ही होना चाहिए। फिर आप हिंदू मुसलमान भाग है, हिंदू मुसलमान भाग है, शख्स को अपने स्पीच में हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट सुन लीजिए पहले, समस्या सुन लीजिए पहले। अब हुरैरा जी अगर आप बात सुनना चाहते हैं सुनिए, जरा कड़वी बात सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं बिल्कुल, इस देश को मैं तो मीठे झूठ ने डुबोया है। कड़वा सच सुनने की ना, कड़वा सच कोई सुनना नहीं चाहता। ये क्या फैक्ट नहीं है कि पाकिस्तान में मुसलमानों का कन्वर्जन तो नहीं हुआ, भारत में मुसलमानों का कन्वर्जन तो नहीं हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं का कन्वर्जन नहीं हुआ। देखिए आप डिबेट से हट रहे हैं। मेरा जो सवाल है नहीं दे रहे हैं आप। पाकिस्तान में चले गए, हिंदू मुसलमान में चले गए, ये बिल्कुल सच है। आपको समझ में नहीं आता यार, इसके बाद सारा कुछ करने के बाद आप हिंदू मुसलमान चले जाते हो। हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है तो हिंदू मुसलमान, जब कोई नहीं मिलता है तो अरे भैया आपने अमित शाह जी को आपको जवाब दिया पर डिबेट हो रहा भैया। ठीक है, आप तो मामले ठीक है। डिबेट मैं खान साहब से पहले तहसीन पुनावाला कुछ रिएक्शन देना चाहता। तहसीन पुनावाला जो बात अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकये नहीं रुकेंगे जब पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है और पिनल कोड भी बदलने की बात की जा रही है कि उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। दो तीन चीजें मैं बकायदा कमेटी बैठा दिया, एविडेंस एक्ट को रिव्यू किया जा रहा है, पुलिस एक्ट को रिव्यू किया जा रहा है, इंडियन पिनल कोड रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है, सीआरपीसी को रिव्यू किया जा रहा है, सबको रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है, अगले एक साल के अंदर सारा बदल जाएगा। अश्विनी जी सुन लीजिए जी, तहसीन जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए जी, कंटिन्यू कीजिए तहसीन। देखिए सबसे पहले मैं राजेश जी की बात बड़े धैर्य से सुन रहा था। मैं संक्षेप में बोल दूं, उन्होंने कहा कि भीड़ हत्या जो है पहले से हो रही थी हमारे देश में। मैं बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं कि पहले से हो रही थी हमारे देश में। जो पहले से नहीं हो रहा था, तबरेज का उदाहरण हम ले लेते क्योंकि वो एक उदाहरण पॉपुलर उदाहरण है। किसी चोर को पकड़ते जबरदस्ती उसे अल्लाह अकबर या जय श्री राम के नारे इस तरह के, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मुझे बोलने की इजाजत दे। इट्स नो पॉइंट मत कहिए आप। अगर आप नहीं सर, मैंने जो बात मैंने कही नहीं, मैं उसको प्लीज मुझे बोलने की बात, मैंने लिंचिंग की परिभाषा दी, पढ़ के दी मैंने, राजेश जी ने। ठीक है, मैं राजेश जी फिर आ रहा हूं, आपको मैं मौका देता हूं जी। तहसीन तरके दी, बिल्कुल उन्होंने देखो हम अगर इंटेलेक्चुअल डिबेट के, बिल्कुल उन्होंने तरके दी। उन्होंने कहा चोर को पकड़ते भीड़ मारती थी, 5 लोग 12 लोग 20 लोग, उन्हीं को कोट कर रहा हूं, ये भीड़ हिंसा हो गई। लेकिन भीड़ पे इकट्ठा होकर किसी को जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर नहीं कर रही थी इसके पहले, न ही किसी को अल्लाह अकबर के नारे लगाने को मजबूर कर रही थी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं अब जाता हूं अश्विनी जी की बात के ऊपर। यहां पर दिक्कत कब आती है, जब मोहन भागवत जी जो कहते, लेकिन उन्हीं के मिनिस्टर चाहे जयंत सिन्हा जी हो, वो माला पहनाते उन लोगों को जो कॉन्विक्टेड है। महेश शर्मा जी वो तिरंगा लपेटे उन लोगों के ऊपर जो आरोपी है इस घटना में। ये इस मुल्क में आज से पहले 2014 के पहले नहीं हुआ था। और आज भी किसी ऑपोजिशन के वजीर दाखिला या कोई मिनिस्टर या कोई वजीर आला इस तरह की हरकतें नहीं करता। अरे भैया, अब तीसरी चीज में इस पर अगर आरोप लगते हैं, चाहता हूं, आपने सिख दंगे के आरोपी को मुख्यमंत्री बना रखा है, आपने नए कानून की सिख दंगों के आरोपी कमलनाथ को आपने, क्या मतलब हो गया डिबेट में? क्या बात कर रहे हैं आप सर? क्या मतलब हो गया? आपने मुझे बुलाया अबू जी, आपने कमलनाथ से इस्तीफा तो नहीं दिया। अश्विनी जी अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय सिख दंगों के आरोपी हैं, आपको सुन रहे थे, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। सुन लीजिए, मैं फिर आपको मैं मौका दे रहा हूं ना अश्विनी जी।
मैं मौका दूंगा जी। तहसीन जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अब वो कहते जी खत्म करना चाहता हूं। अब वे कहते कि एक नए कानून की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो मैं इस पे भी इनकी बात को मान लेता हूं। तो फिर क्या मोहन भागवत जी गलत थे? फिर आपके पास SC/ST एक्ट आपने क्यों लाया? क्या उसमें अगर आप किसी को मारते तो मारने के प्रावधान नहीं था, फिर भी आपने SC/ST एक्ट लाया? आपने डाउरी एक्ट क्यों लाया? महिलाओं पर अत्याचार का एक्ट क्यों लाया? पॉस्को एक्ट क्यों लाया? वजीर आजम हर सभा में क्यों बोलते हैं अब कोई महिला को, बच्ची को रेप किया उसको हम फांसी की सजा देगी, उसमें आपने अमेंडमेंट क्यों लाया? क्या ये पहला प्रावधान नहीं था अगर आप रेप करो तो आप जेल में जाओगे? तो आप समय के हिसाब से कानून लाते हो। लोकपाल बिल क्यों लाया गया? एंटी करप्शन लॉज नहीं थे, 120B नहीं था IPC का, आपने लाया ना लोकपाल। क्यों लाया लोकपाल? तो जब स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक कानून की उस वक्त जरूरत होती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून लाओ। अब मोहन भागवत जी भी कह रहे, और जब मोहन भागवत जी कह रहे तो अमित शाह जी उस कानून को साइन क्यों नहीं कर रहे? प्रेसिडेंट को क्यों नहीं कह रहे कानून को साइन करें? क्यों प्रेसिडेंट को रोका जा रहा है? क्यों यूनियन गवर्नमेंट? अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं, मैं फिर आरिफ साहब उसके बाद आ रहा हूं। खान साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं जी। अश्विनी जी मैं दोबारा फिर से दोहरा दूं, शायद हमारे तहसीन भाई को शायद पता नहीं है। कमेटी बना दी गई है, 1860 का अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडियन पिनल कोड भी रिव्यू किया जा रहा है, 1861 का अंग्रेजों को बनाया हुआ पुलिस एक्ट भी रिव्यू किया जा रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट भी रिव्यू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो जमीनों के मुकदमे 3.5 करोड़ पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको भी कम करने के लिए 1908 में बनाई गई सिविल प्रोसीजर कोड जो आज भी चल रही है, उसको रिव्यू किया जा रहा है। अब सब, आप चिंता मत करिए तहसीन भाई, सब चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है 6 महीने साल भर जैसे रिपोर्ट आएगी सब अमेंडमेंट होगा। लेकिन 10 कानून अलग अलग करने की बजाय भीड़ का कानून पहले था, उसको और प्रभावी बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है वो जब सुझाव देगी उन सब बातों को देगी। आपको अगर कोई बात 200 से ज्यादा मर्डर एक तरह से हो गए, खुलेआम कत्ल हो गए, इस पर तो मेरे ख्याल से एक कदम उठाना चाहिए और सरकार इसके बारे में सोचती होगी। ऐसी बात नहीं है कि सरकार इस पर खामोश बैठेगी। मैं आरिफ मोइनुद्दीन शेख साहब आपके पास आना चाहूंगा। आरिफ साहब, जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि अब कानून पर एक तरह से काम हो रहा है, जो पुराने कानून है उसे एक तरह से नए ढांचे में लाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो बिदत है, जो लानत है पूरे समाज के लिए, क्या इस पर वाकई में रोक लगेगी? मोहन भागवत जी का बयान आया, PM मोदी जी का बयान आया, क्या लगता है कि इस तरह के वाकये अब रुकेंगे समाज में? देखिए, देश जिनके हाथों में चल रहा है वही उनकी जननी है। इन्होंने ही टेररिज्म को जन्म दिया हुआ है। देश के पहले आतंकवादी गोडसे इन्हीं के साथ जुड़े हुए थे और ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं। कैसा बनाएंगे ये कानून? आप बताइए, ये कानून लाएंगे कैसा? ये मॉब लिंचिंग पे कानून लाना ये कभी नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे इनको फायदा मिलता है। ये 10 जन की मॉब लिंचिंग करा देते हैं कि एक स्टेट में इलेक्शन जीत जाते हैं। ये 20 लोगों की मॉब लिंचिंग करा देते हैं, देश में इलेक्शन जीत जाते हैं। तो मॉब लिंचिंग पे कानून नहीं लाएंगे। ये बकवासी करते आप लोग आप जैसे महानुभाव, अरे भाई आप जैसे महानुभाव लिंचिंग करा दिया चुनाव, आप जैसे महानुभाव लोग जो ये बयान, क्या लेना देना है? आरिफ साहब, मैं ये कह रहा हूं, अब इस आप नेशनल चैनल पर बैठे हुए और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुनासिब नहीं है ये। आरिफ साहब, समाज को समाज को तोड़ने की जरूरत है, समाज को करीब लाने की जरूरत है। आरिफ साहब, मुनासिब नहीं है? आप मेरे को बताओ, भीड़ एक आदमी को मार दे रही है, उसको ये कहते हैं क्या भाई ये बाहर के देश की बात है, हिंदुस्तान की बात नहीं है। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने कभी देखा न्यूजीलैंड में मारते हुए? आप कह रहे हो कि इनके, आपने कभी देखा है अमेरिका में मारते हुए? ये कभी भी नहीं होता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है। और ये सिर्फ अपने देश में, ये क्या बोल रहे हैं जरा पहले इनकी सुनिए। आप जैसे लोग जो बयान हमारे जैसों के नहीं साहब, आप लोग के वजह से ये सब हो रहा है। आप लोग ही चालू किए हुए हैं, आप लोग ने ही चालू किया हुआ है ये सब। अगर आप लोग ये सब बंद कर देंगे, आरिफ साहब देखिए चालू और आप सब मिलकर ही कानून में रोकना पड़ेगा की बात कीजिए। मोइनुद्दीन साहब, आरिफ मोइनुद्दीन साहब तो हमारे समझ में आएगा। आरिफ मोइनुद्दीन साहब, आरिफ मोइनुद्दीन साहब कर रहे हैं, अब तोड़ने की बात मत कीजिए। आरिफ मोइनुद्दीन साहब, मैं कह रहा हूं कि ठीक है कोई भी तोड़ रहा हो, लेकिन हमें और आपको तो जोड़ने की बात करनी चाहिए। समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है और ये बात मोहन भागवत ने भी कही है। हम तो जोड़ने ये बात मोहन भागवत जी ने भी कही है कि समाज को तोड़ना नहीं, समाज को जोड़ना है, समाज को करीब लाने की जरूरत है। देखिए ये चुटपुट घटना, मैं एमएच खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एमएच खान साहब, आखिर इस तरह के वाकये कैसे रुकेंगे? मोहन भागवत जी ने बयान दिया, क्या इसका कुछ असर होगा?
नहीं, देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा था कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं, घुमा फिरा करके अश्विनी जी इस पे हिंदू मुसलमान ले आते हैं। बात कहते हैं कि ये चेंज करेंगे, चेंज करिए, कौन मना कर रहा है? 302 को बदल दीजिएगा, 307 को बदल दीजिएगा, मर्डर रुक जाएगा, मर्डर करने वाले 120 भी बदल देंगे आप, कौन कौन सी धारा बदलेंगे आप धारा बदलने के बजाय आप करिए का, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है, इस पर कानून आना चाहिए। मॉब लिंचिंग बहुत बड़ी बीमारी आज पैदा हो रही है। आज भीड़ इकट्ठा होकर के किसी एक मासूम आदमी को इतना मार रही है, इतना 5-5 घंटे 6-6 घंटे मारा जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं, पुलिस वाले खड़े तमाशा देख रहे हैं। ये कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान के लिए, समाज को जगाइए आप। अरे तो कौन करेगा? आप तो हिंदू मुसलमान करने लगती है, आप तो हिंदू मुसलमान करने लगती है, आप तो वही रोकी है। आज समाज कौन बनाएगा? जिसकी सरकार है समाज बना रहा। आप कर रही है हिंदू मुसलमान, आप हिंदू मुसलमान कर रही हैं, आप नहीं, बिल्कुल आप गलत बयानी कर रही हैं। आप आरएसएस की भाषा बोल रही है तो बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा है। आप आरएसएस में चली जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। आप आरएसएस की शाखा में जाइए, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मॉब लिंचिंग एक औरत को मारा जा रहा है, उसमें आप कौन कर रहा है? आप तो एकदम कर कौन रहा है? मॉब लिंचिंग कर कौन रहा है? टीचिंग करके कौन कर रहा है? ये मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? क्या बोले? मैं पूछ रही हूँ, कौन कर रहा है? मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं धर्म और मजहब के आगे से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। धर्म और मजहब के आगे से इस तरह के वाकयात को नहीं देखा जाना चाहिए। मैं बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि धर्म और मजहब के आईने से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। धर्म और मजहब का चश्मा उतार कर देखा जाना चाहिए। एक इंसानियत का कत्ल हो रहा है और एक हिंदुस्तान मारा जा रहा है इस तरह के वाकयात में। मैं राजेश राज जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी, अब आप दे रहे बयान, आप हिंदू मुसलमान कर रही हैं, मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, खान साहब बात कोशिश कर रही हैं। खान साहब बात हो गई, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान से पहले हमें इंसानियत की फिक्र करनी चाहिए, इंसानियत की फिक्र होनी चाहिए। खान साहब, आप क्या कह रहे हैं? कौन कर रहा है ये? शहनाज साहिबा, इंसानियत की फिक्र होनी चाहिए। भीड़ कौन? ठीक है, बात हो गई आप लोगों की, बात हो गई। मैं राजेश राय जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी, सवाल ये उठ रहा है कि एक भीड़ आती है, मारकर चली जाती है, बेदर्दी से कत्ल हो रहा है सरेआम, आखिर इसकी पहचान कैसे होगी? ये लोग कौन है? इनका आखिर ये करने में इन्हें इतना मजा क्यों आता है? इस तरह के वाकये आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं? और नफरत की लहर आखिर कैसे थमेगी? राजेश राय जी। देखिए, जब आप नफरत की बात करेंगे तो फिर बात जाती है उधर ही जिधर सब लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बात नफरत की नहीं है। बात यह है, लोगों में थोड़ा सा जो एक धैर्य होता है, उस धैर्य का अभाव हो रहा है। लोग खुद न्याय करना चाह रहे हैं, तात्कालिक न्याय करना चाह रहे हैं। कोई बात हो जाती है, अब अभी जो है, क्या कहते हैं, वहां पर बस्ती में एक घटना हुई, अभी तुरंत ताजी आज घटना है, किसी का मर्डर हो गया। अब भीड़ इकट्ठा हो गई है और भीड़ इकट्ठा होकर के पूरे शहर में तांडव मचा रही है। बस स्टैंड तोड़ दिया, पुलिस वालों की गाड़ी तोड़ दी, पुलिस वालों को घायल कर दिया और लोग उसको पुलिस को डील कर। ये मॉब वायलेंस है, ये मॉब फ्यूरी है, जो मौके पर किसी चीज को देख करके किसी बात पे आक्रोशित होकर के तुरंत न्याय कर देना चाहते हैं, अपना आक्रोश प्रकट करना चाहते हैं। आक्रोश कई बार वो जो शासन प्रशासन में संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके प्रति अपना रोष प्रकट करते हैं। हम आखिरी आवाम का जो आखिरी भरोसा होता था, उम्मीद होती थी, वो अदलिया होती थी, जुडिशरी होती थी। क्या इस पर से आवाम का भरोसा उठता जा रहा है? नहीं, ये मैं कह लूं अपनी बात, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो कानून अपने हाथ में लेने की बात है, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है और बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि उनको ये लगता है कि जब हम भीड़ में इकट्ठा हैं, 1000, 2000, 4000 लोग हैं, तो हमें कोई पहचानता नहीं है, हम उसमें कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं हो पाएगी। जब वो अकेले होते हैं, 2, 4, 6 की संख्या में होते हैं, तब वो इस तरह से मॉब लिंचिंग नहीं करते हैं। वो जब भीड़ में होते हैं, जब उनकी पहचान खो जाती है और उसके बारे में वो अवेयर रहते हैं कि हमारी पहचान नहीं है, तब करते हैं। ये रुकेगा केवल एक तरीके से। बिल्कुल। मैं आरिफ मोइनुद्दीन साहब आपके पास आना चाहूंगा। आरिफ साहब, ये जो नफरत की लहर है, इसे खत्म करने के लिए, इस लहर को एक तरह से खत्म करने के लिए हम सबको एक आना होगा। फिर नफरत जोड़ रही है, नफरत की बात ही नहीं है। नफरत की बात जब कर रहे हैं तो इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भीड़ तंत्र है, हुजूमी तशद्दुद है, इसे खत्म करने के लिए सबको आगे आना होगा। इसके लिए हमको जो है, इनको यहाँ से देश से बाहर करना पड़ेगा बीजेपी को।
तब जाकर ये नफरत की लहर बंद होगी। इनको बाहर करना होगा आप लोग को। ये तो वही वाकया हो गया कि जैसे गुटखे की कंपनी वाला जो है कैंसर की दवा बेच रहा है। आप यही एमआईएम कभी कहती थी गुटखे की दवा वाला कैंसर की दवा बेच रहा है। अब यही एमआईएम कह रही है कि बीजेपी को बाहर करना होगा। आप तय कर लीजिए किसे रखना है, किसे बाहर करना है। वो तो करना ही होगा, इनको करना ही होगा बाहर। देश में दूसरे लोगों को मौका देना पड़ेगा, नहीं तो लोग इलाज नहीं बता रहे, मर्ज का इलाज सही नहीं बता रहे आरिफ साहब। कर चुके हैं आप। इस मर्ज का जो इलाज सही इलाज है वो आप नहीं बता रहे। देखिए इलाज यही है कि मोहन भागवत जी जो स्टेज से जो बात कर रहे हैं उस पर मॉब लिंचिंग को रोकने और खत्म करने की बात होनी चाहिए। बिल्कुल इलाज यही है उसका। अश्विनी उपाध्याय जी, असल इलाज नहीं है, मोहन भागवत जी को खुलकर आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह के वाकये रुकें, और इसके लिए जिस तरह उन्होंने खुद एक तरह से कहा कि सख्त कानून आना चाहिए अगर इस तरह के वाकये नहीं रुक रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी। हुरैरा जी, फांसी से बड़ा और कोई कानून नहीं हो सकता है। पॉक्सो में आजकल फांसी हो रही है, अगर 12 साल से छोटी बच्ची का बलात्कार कर रहे हैं तो फांसी हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप देखो समाज कहां चला जा रहा है। भाई चचेरी बहन का बलात्कार दे रहा है, पिता सौतेली बेटी का बलात्कार कर दे रहा है, चाचा मामा बलात्कार कर दे रहे हैं। तो इसमें पुलिस क्या करेगी? अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। जैसे मैं कराते हैं तंत्र के जो वाकये महान शिष्या कर दे रहा है, कैसे रोके? महान शिष्या कर दे रहा बलात्कार। अश्विनी जी, भीड़ तंत्र सुनिए, ये समाज के लिए एक बला बनती जा रही है, एक लानत और एक बिदअत बनती जा रही है। इसे काबू पाना होगा और मुझे लगता है कि हमें और आपको और सभी को एक तरह से निकल कर आना होगा और सरकार को भी इस पर संजीदगी से काम करने की जरूरत है। मोहन भागवत जी को भी जिस स्टेज पे वो खड़े हों उस स्टेज से कहना चाहिए कि इस तरह के वाकयों पर लगाम लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अश्विनी उपाध्याय जी। तहसीन पूनावाला चले गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज अफजल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश राय जी, डॉक्टर एम एच खान साहब, आरिफ मोइनुद्दीन शेख साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आदाब।